हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में और उससे रिलेटेड एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 के लिए ये सामर्थ्य अथवा शक्ति, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होती है और ये ऊर्जा से किस प्रकार से भिन्न है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ठेला गाड़ी है, ठेला गाड़ी जिससे कचरा वगैरह ढोया जाता है या फिर मिट्टी वगैरह ढोई जाती है। तो यहाँ पर एक गाड़ी है और मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्तियों को, पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। दो व्यक्तियों को टास्क दिया गया, पहला है ए दूसरा है बी। ए और बी को ये टास्क दिया गया, ये काम दिया गया कि आप लोगों को 50 मीटर तक, इसमें कुछ मिट्टी भरी हुई है इस ठेला गाड़ी में, यहाँ से 50 मीटर दूर तक ले जाना है इसको और कहीं गड्ढे में डालना है। तो ए ने जब इसको ठेलना शुरू किया और धक्का दिया, जब ले गया तो जब 50 मीटर की दूरी पर ये ले गया तो उसमें ए को लगा, मान लीजिए ए को लगा 3 मिनट, ठीक है। ए को लगा 3 मिनट और बी को, अगर मान लीजिए बी ने इसको धक्का दिया और बी को लग गया 5 मिनट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 50 मीटर की दूरी है और उसके बाद द्रव्यमान भी बराबरी है इसका, ठीक है। तो यहाँ से इसको ले जाने में, यहाँ से जब ले गया तो इसको लगा यहीं पर 5 मिनट। इसी गाड़ी को सेम वही उतनी ही मिट्टी थी, उतनी ही मिट्टी को ले जाने में ए को लगा 3 मिनट और बी को लगा 5 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर द्रव्यमान बराबर है तो उसका वेट भी बराबर होगा। इसका मतलब कि उसका भार जो होगा वो बराबर होगा। अगर भार बराबर है तो इसका मतलब कि इसको धक्का देने में हमारा जो बल लगेगा वो भी दोनों ही केसेस में, चाहे ए हो और चाहे बी हो, दोनों ही केस में जो इस पर बल लगाया जाएगा उसका मान भी बराबर होगा। अब मान लीजिए बल कुछ न्यूटन लग रहा है, मान लीजिए F न्यूटन लग रहा है, ठीक है। बल हमारा जो है वो F न्यूटन का है। F न्यूटन का बल दोनों ही केसेस में, ए और बी दोनों के लिए ही F न्यूटन का बल लग रहा है। अब F न्यूटन का बल लगाने पर इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो 50 मीटर हो रहा है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए को 3 मिनट लग रहा है और बी को 5 मिनट लग रहा है। विस्थापन बराबर है, बल बराबर है। तो अगर हम इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य की गणना करें या इन दोनों के द्वारा व्यय हुई ऊर्जा की गणना करें तो दोनों ही इस केस में आ जाएगा W बराबर F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस होगा। अब यहाँ पर S भी सेम ही है क्योंकि विस्थापन भी 50 मीटर ही दिया गया है, हमने गिवन कर दिया है इसको। और उसके बाद यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो भी बराबर है, ठीक है। द्रव्यमान बराबर है तो बल भी क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों के लिए बल और विस्थापन का मान बराबर है तो ए के द्वारा किया गया कार्य और बी के द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य बराबर ही होगा, ठीक है, बराबर ही होगा। लेकिन अब ये यहाँ पर एक प्रावधान और आ जा रहा है, समय वाला। यहाँ पर ये समय वाला प्रावधान आ जा रहा है कि एक उसी काम को जल्दी जल्दी कर रहा है। एक मान लीजिए अगर इसको टास्क दिया जाए कि आपको 25 ट्राली ले जानी है, ठीक है, तो 3 मिनट में एक ट्राली ले जा रहा है तो 75 मिनट में ये पूरी ट्राली 25 ट्राली ये पहुंचा देगा मिट्टी। लेकिन अगर वहीं बी देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर उसको क्या कहते हैं 25 ट्राली ले जाना है तो 125 मिनट इसको लगेंगे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। इसका मतलब ये कम समय में उसी कार्य को कर रहा है और बी ज्यादा समय में उसी कार्य को कर रहा है। तो जहां पर समय की बाध्यता आ जाए, जहां पर समय का प्रावधान आ जाए, वहां पर एक नई भौतिक राशि जन्म लेती है जिसका नाम है हमारा सामर्थ्य, ठीक है। तो सामर्थ्य क्या है कि कितनी जल्दी या कितनी देरी में कौन कितना कार्य कर रहा है या किसकी कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक जल्दी जल्दी कार्य कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए के अंदर ज्यादा पावर है, ए की सामर्थ्य ज्यादा है। वैसे बी की सामर्थ्य ए की अपेक्षा कम है, क्योंकि यहाँ पर हम दो की तुलना कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि बी की जो सामर्थ्य है वो ए की तुलना में कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये समय ज्यादा लगा रहा है। तो समय का जहां पर प्रावधान आ जाए वहां पर हम बात करते हैं किसकी, सामर्थ्य की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर जो इनकी ऊर्जा व्यय होगी दोनों की ही, ए की भी और बी की भी, दोनों की ऊर्जा उतनी ही व्यय होगी।
क्योंकि दोनों समान दूरी तक चल रहे हैं और समान भार को ही धक्का दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में हमारी जो ऊर्जा व्यय होगी या जो किया गया कार्य होगा वो समान होगा। लेकिन यहाँ अंतर किस बात का आ रहा है? यहाँ पर अंतर आ रहा है समय का, और समय का अंतर आ जा रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम सामर्थ्य। तो सामर्थ्य को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है कि कार्य करने की दर को, दर का मतलब समय, कि कार्य जिस रेट से करते हैं हम लोग, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य। जो जितनी जल्दी जल्दी कार्य करेगा उसकी सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी, जो लेट काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, उसकी सामर्थ्य कम होगी, ठीक है। ऐसे ही तमाम तरीके के उपकरण होते हैं, उन सब में अलग अलग उनकी सामर्थ्य लिखी होती है, और जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट हमें होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उसी पावर का हम लोग इंस्ट्रूमेंट या उपकरण यूज करते हैं घरों में, या फिर फैक्ट्री वगैरह में मशीनें वगैरह भी सभी इसी आधार पर बनाई जाती हैं कि इसकी पावर इतनी है। अभी मैं जब इसका मात्रक बताऊंगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर इसको सामर्थ्य को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। या फिर एक तरीके से और इसको परिभाषित कर सकते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य को ही सामर्थ्य कहते हैं। दोनों तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसका सूत्र देखते हैं कि इसको गणितीय रूप से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। परिभाषा तो हमने बता दी कि कार्य करने की दर को ही सामर्थ्य कहते हैं, लेकिन इसको हमें फिजिक्स में सभी राशियों को गणितीय रूप में लिखना रहता है। तो हम लिखते हैं सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य बटे समय मतलब जो समय लगा कार्य करने में, ठीक है। तो कार्य करने में लगा समय, तो किया गया कार्य बटे समय। और अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारा जो कार्य है वो t समय में w कार्य होता है, तो इसी को लिख सकते हैं, सामर्थ्य को पावर कहते हैं और पावर को p से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा t समय में w कार्य होता है तो p बराबर हो जाएगा w/t, ठीक है। P बराबर W/T, जहां पर W क्या है? W है वर्क, और T क्या है? T है टाइम, और P क्या है हमारा? P है हमारा सामर्थ्य, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सूत्र बनाया जाता है, गणितीय रूप से इसको ऐसे लिखा जाता है, P बराबर W/T। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी भौतिक राशि हो तो हम लोग ये चेक करते हैं कि उसको मापने के लिए हम किसी मात्रक के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, हम इसको मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। तो पावर का मात्रक अगर हमें निकालना हो तो हम किसके रूप में निकालेंगे? कार्य के रूप में और समय के रूप में। तो कार्य का मात्रक जो होता है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जूल होता है, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड। तो इसका मतलब अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे बोला जाता है, जूल प्रति सेकंड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि अब जूल प्रति सेकंड आ गया, तो इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ, एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उनका नाम था जेम्स वाट। तो उन्हीं के सम्मान में जब पद्धतियां बनाई गई मात्रक की, तो उनके सम्मान में इसका एक और नाम दे दिया गया, और इसी जूल प्रति सेकंड को ही कह दिया गया वाट। जेम्स वाट के नाम पर इसी को WATT, ठीक है। और W से लिखते हैं जनरली, केवल W से ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है। तो यहाँ पर इसी को नाम दे दिया गया वाट। तो अब
हम देखते हैं कि सामर्थ्य क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। सामर्थ्य का सूत्र किया गया कार्य बटे लगा समय, और उसके बाद इसको कार्य को W से लिखें और समय को T से लिखें तो ये हो जाएगा P बराबर W बाई T। अब इसका मात्रक कार्य और समय के रूप में निकाला जाएगा, तो चूंकि कार्य का मात्रक जूल है और समय का मात्रक है हमारा सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड। अब यही क्या हो जाता है, अगर जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट के जूल प्रति सेकंड को अगर किसी और नाम से लिखना चाहें तो वैज्ञानिकों ने बताया है हमें कि ये जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। अब हम निकालेंगे 1 वाट किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 वाट। तो 1 वाट जो होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकंड, ठीक है, 1 जूल बटे 1 सेकंड। तो ये जो सॉरी ये दिख नहीं रहा है, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। तो ये हमारा हो गया 1 वाट। तो क्या कह सकते हैं कि अगर किसी उपकरण में किसी कर्ता द्वारा 1 मिनट में या 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो या 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी सामर्थ्य क्या होती है, 1 वाट के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सामर्थ्य और उसके मात्रक के बारे में इस वीडियो में जाना है। अब बात करेंगे कि क्या वाट के अलावा भी कोई मात्रक हो सकता है। तो इसी वाट को तमाम पद्धतियों में अलग अलग रूप से बनाया गया है। तो वाट चूंकि बहुत छोटा मात्रक है तो वाट को ही कुछ इसके और मात्रकों में लिखा जाता है। तो लिखा जाता है कि 1 किलोवाट बराबर ये हो जाता है 1000 वाट। और उसके बाद एक और बड़ा मात्रक है 1 मेगावाट। ये 1 मेगावाट जो है ये है किसके बराबर, 10⁻6 वाट के बराबर, ठीक है। तो ये 2 मात्रक हैं। और उसके बाद एक व्यवहारिक रूप से इंजीनियरिंग पर्पज के लिए या फिर जो हमारे विद्युत उपकरण वगैरह या किसी भी प्रकार का उपकरण जो होता है उसकी पावर दिखाने के लिए, इंजीनियरिंग पर्पज के लिए एक और व्यवहारिक मात्रक यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा हॉर्स पावर, हिंदी में कहते हैं अश्वशक्ति, ठीक है। तो 1 अश्वशक्ति बराबर 1 अश्वशक्ति या फिर इसी को हॉर्स पावर HP, ठीक है, HP हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर ये होता है किसके बराबर, 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 अश्वशक्ति। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो 1 हॉर्स पावर में हमारा 746 वाट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सामर्थ्य के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। थैंक यू।